नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मूल अधिकार से संबंधित इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन लोगों को भी ये वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें, जिससे उन सभी साथियों का इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का हेल्प हो सके। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी के मूल अधिकार यानी हमारे जो कि नागरिकता होने के कौन कौन से इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमें अधिकार दिया गया है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मूल अधिकार होता क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग समझिए कि मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, उस अधिकार के बारे में आज के चैप्टर को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि मूल अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इसे मानव को प्राप्त किया गया है, मनुष्य को दिया गया अधिकार है, इसे हम मूल अधिकार कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार है आधारभूत अधिकार जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास हेतु अपरिहार्य है। सिंपल प्रोसेस में कहें तो समस्त नागरिकों को प्रदान किए गए उनके नैतिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक विकास के लिए, या फिर और सिंपल में समझें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी का विकास हेतु नागरिकों को दिया गया अधिकार मूल अधिकार कहलाता है। तो नागरिक होने का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार यह बाध्य योग्य है, असीमित है, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है वो हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे विपरीत समय आने पर उस पर बैन लगा दिया जा सकता है। इसलिए हम मूल अधिकार ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू पर ये काम करते हैं। यह अस्थायी नहीं है, संसद इन्हें कटौती कर सकती है, संसद कटौती कर सकती है। मूल अधिकार की चर्चा करें तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद की चर्चा करें तो ये 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, प्रेरित किया गया है। मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट और 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इसका गारंटी लेते हैं, इस मूल अधिकार का, क्योंकि यह बाध्य योग्य है। यदि कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना अपील दायर कर सकता है। और यदि राष्ट्रीय आपात में यह अनुच्छेद की चर्चा करें तो नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं किए सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो सारे अनुच्छेद आपको निलंबित कर दी जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी नहीं निलंबित किए जाएंगे। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे।
चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। कि मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में दिया गया है। प्रारंभ में ये 7 थे, लेकिन वर्तमान की चर्चा करें तो यह मुख्यतः 7 से हटकर ये 6 हो गई है। इन 6 अधिकारों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यह विधिक स्वरूप है। इनकी प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। स्रोत की चर्चा करें तो अमेरिका के संविधान से प्रारंभ किए गए हैं और संशोधन जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। हमने चर्चा किया कि मूल अधिकार प्रारंभ में 7 दिए गए थे, लेकिन 7वां मूल अधिकार यही है, संपत्ति के अधिकार। तो इस अधिकार को संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन। इसमें 1978 के माध्यम से इस संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में हम मूल अधिकार की चर्चा कर रहे थे, तो इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका वर्णन जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णन है, 18 तक वर्णन है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। और वहीं शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा अधिकार है, इस अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। ये सभी अधिकार आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, क्योंकि जब इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगने लगेगा और आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छे से पॉलिटी के अंतर्गत नंबर कवर कर पाएंगे। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार 25 से लेकर के 28 तक वर्णन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। और इसी संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये बहुत ही सार्वभौमिक संवैधानिक अधिकार है। इसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को डिफाइन किया है। चलिए हम इनकी चर्चा करते हुए धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। आर्टिकल को ऐसा समझिए कि आप जहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए घर में, तो घर में आप लोगों को हर एक नियम कानून के दायरे में रहते हैं। आप माता पिता के अंडर में रहकर जो भी कार्य करते हैं वे उनके वहाँ के नियम हैं। इसी प्रकार हम देश में रहते हैं तो देश में बहुत सारे समुदाय हैं। हमारे इस इंडिया में बहुत ज़्यादा विविधता है। इस कारण सभी समुदाय को एक नियम और कानून में बांधना असंभव था। इसलिए हमारे बहुत से विद्वान लोगों ने ऐसा विचार विमर्श करके एक नियम और कानून का निर्माण किया, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो आप लोग समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। चलिए हम आर्टिकल को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग इस आर्टिकल को एक एक आर्टिकल को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यदि आप लोगों को पॉलिटी को समझना है, अपने अधिकारों को जानना है,
तो इस मूल अधिकार के माध्यम से ही समझ पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की चर्चा करने वाले थे कि मूल अधिकार हमें कितने आर्टिकल में प्राप्त हैं और कितने को विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध यह अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 18 है। राज्य के विरुद्ध क्यों बोला गया है? क्योंकि यह अधिकार सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ है। इसमें राज्य के विरुद्ध में राज्य पर बैन लगाया गया, इसीलिए कहा गया है कि राज्य के विरुद्ध अधिकार है। 15, 16, 18 ये सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ है। और हम इसकी चर्चा करें कि भारतीय एवं विदेशी दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लोग, और यदि भारत के बाहर से, जैसे मान लीजिए अमेरिका या ब्रिटेन या फिर फ्रांस, जापान, दूसरे देश के यदि हमारे इंडिया में आते हैं तो उनको अधिकार यह प्राप्त है कि अनुच्छेद 14, 20, 21 का और 22 से लेकर के 28 तक यह अधिकार भारतीय तथा विदेशी दोनों को यह अधिकार दिया गया है। हमने पहले ही चर्चा किया है कि मूल अधिकार अस्थायी हैं, इसमें संसद कटौती कर सकती है। ऐसे अधिकार जिसमें दंड का प्रावधान दिया गया है उन अधिकार की चर्चा करते हैं कि यह अधिकार 17, 23 और 24 ये 3 अधिकार ऐसे हैं कि इनका हनन होने पर न्यायालय इन्हें दंडित कर सकता है, चाहे कोई भी पब्लिक हो। मूल अधिकार सीमित होता है। राज्य एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। राज्य को भी बैन लगाया गया है और निजी व्यक्ति को भी बैन लगाया गया है। अनुच्छेद 17, 23 और 24 ये आर्टिकल है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो चाहे राज्य हो, यदि गलत करता है तो उसके ऊपर यह बैन लगाया गया है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, इसकी चर्चा हम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा रिव्यू अब देखते चलेंगे कि यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को बिल्कुल नहीं प्राप्त हैं। चलिए इन सभी आर्टिकल का रिव्यू आप लोग देख लिए हैं। हम शुरुआत करते हैं, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वर्णित की गई है। हम राज्य किसे मानते हैं? राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हो या संस्था हो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा है उसे हम राज्य मानते हैं। इसके अंतर्गत संसद आ जाता है एवं संघ सरकार, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब यह है कि वह व्यक्ति चाहे भले ही सरकारी संस्था से न जुड़ा हो, लेकिन वह सामुदायिक और सामूहिक कार्य करता हो, जिसे सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण उससे जुड़ा हो, उसे भी हम अन्य प्राधिकारी के रूप में माना जाता है। तो राज्य की परिभाषा आप लोग समझ गए हैं कि राज्य का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्टेट है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। राज्य का अर्थ यही है कि राज्य के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से वित्तीय लाभ प्राप्त करता हो उसे हम राज्य मान लेते हैं। ये रहा आर्टिकल 12 की चर्चा कर रहे थे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कौन कौन से वर्णन हैं? तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अनुच्छेद 13(1) में कहा गया कि संविधान निर्माण की पूर्व की विधियों से सुरक्षा। संविधान निर्माण की पूर्व की विधियों से सुरक्षा से मतलब यह है कि कोई भी नियम कानून पहले से लागू है संविधान निर्माण की पहले से, यदि वो विधियाँ संविधान निर्माण में
या फिर राज्य की कार्य विधियों में कोई भी अड़चन करती है उसे उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि संविधान निर्माण के विधियों से सुरक्षा। यदि जब संविधान निर्माण हो गया इसके बाद की आर्टिकल से यदि कोई भी विधि या कानून उस आर्टिकल को प्रभावित करते हैं तो यह आर्टिकल उस परिस्थिति को समाप्त कर देंगे। तीसरा है आर्टिकल 13(3) का है कि विधि शब्द से परिभाषित किया गया। विधि क्या होता है? विधि यह होता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसे हम विधि माना जाता है। विधि क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम विधि मान लेते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, संसद और लोकसभा ये सभी इसके अंग माने जाते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्यादेश यह भी राज्य विधानमंडल के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। और यदि चर्चा करें कि परंपरा या रीति रिवाज, परंपरा या रीति रिवाज क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई सती प्रथा है और सती प्रथा का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी पत्नी को सती होना पड़ता है। तो ये सरासर बहुत ही गलत है और इस प्रथा को समाप्त होना ही चाहिए। इसलिए यह आर्टिकल 13(3) बताता है कि यदि कोई भी पुरानी प्रथा यदि हमारे राज्य की व्यवस्था को भंग करती है उसे सीधे सीधे खत्म कर देना चाहिए। और आर्टिकल 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। 13(4) में कहा गया है कि 368 के तहत यदि जो भी विधि बनाई जाती है वह 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 14 में चर्चा करते हैं कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता जो कि आर्टिकल 14(1) में कहा गया है और अनुच्छेद 14(2) में इसमें कहा है कि विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है। यह नकारात्मक अवधारणा मानी गई है। इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर डायसी। सिद्धांत के विधि से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण जो कि यह सकारात्मक अवधारणा है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। इसके जन्मदाता लागू करने वाले हैं प्रोफेसर डायसी। सिद्धांत हैं यह नकारात्मक अवधारणा के हैं। और वहीं विधियों का समान संरक्षण की चर्चा करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह सकारात्मक अवधारणा है। अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 15। इस आर्टिकल को अच्छे से गौर से आप लोग समझेंगे तभी पॉलिटी को समझने में आप लोगों को सहायता होगी। ये अधिकार बहुत ही ज़्यादा अधिकार आप लोगों को दिलाने वाली है, तो इस आर्टिकल को बिल्कुल ना भूलें। आर्टिकल नंबर 15(1) में कहा गया है कि राज्य जो है 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15(1) में कहा गया है कि राज्य 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थलों पर। पहला आर्टिकल हम चर्चा करते हैं कि 15(2) में कहा गया है सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति को भी भेदभाव नहीं करना है। पहला आर्टिकल 15(1) में बताया गया है कि राज्य 5 आधारों पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा सार्वजनिक स्थलों पर। और 15(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भी निजी व्यक्ति भी यह भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से स्थान हैं? एक तो है दुकानों हो गया, होटल हो गया, कुआं,
तालाबों, स्नानागार, गृहों और सड़कों, इन सभी में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भेदभाव करता है, उसे रोक टोक करता है, तो वह न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाएगा। अगला आर्टिकल है 15(3) में कहा गया है कि राज्य बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(3) में कहा गया है कि राज्य और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आर्टिकल नंबर 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपबंध करेगी। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपबंध करेगी। आर्टिकल नंबर 15(5) में कहा गया है कि सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करेगी। ये जितना भी आर्टिकल हमने आप लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो राज्य जो है 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थलों पर। और दूसरा आर्टिकल है कि 15(2) में बताया है कि राज्य के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। दुकान हो गया, होटल है, कुआं, तालाब, स्नानागार, गृह और सड़कों, इस सभी जगह पर निजी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। 15(3) में कहा गया है कि राज्य बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(4) में है राज्य सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए बंद करेगी। 15(5) में है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 15(6) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15(6) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों शिक्षण संस्थानों को 10% आरक्षण, जिसे हम EWS यानी सामान्य वर्ग को, यदि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें 10% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए, हमने 15 आर्टिकल को कवर कर लिया है। हम आते हैं 16वें नंबर के आर्टिकल को। तो 16वें नंबर के आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर राज्य को भी दर्शाया गया है कि राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। चलिए एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे कि 16(1) में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होंगे। राज्य सभी नागरिकों को एक समान पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर देंगे। दूसरा है कि 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। पहला आर्टिकल ये है कि राज्य के समस्त नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होंगे। और दूसरा आर्टिकल में कहा गया कि 16(2) में राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। 16(3) में कहा गया कि राज्य कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अगला है राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देगा। ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हुए चलेंगे। 16(5) में कहा गया धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायी को विशेष प्रावधान किया जाएगा। जो उस धर्म से ताल्लुका रखते हैं वे अपने धर्म के अनुयायी से जुड़ सकते हैं। 16(6) में कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों में 10% आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों
नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 17 है। यह आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिकल है। अस्पृश्यता का सिद्धांत, इसमें न कोई रोक टोक है न कोई अपवाद है, ये बिल्कुल निर्दोष है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थान, अस्पताल हो गया, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन केंद्र पर प्रवेश करने से रोकना ये दंडनीय अपराध माना गया है। और कहा गया है कि पूजा स्थल होगी, जैसे मान लीजिए कुआं है, तालाब है, इन सभी को वर्जित करना दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 SC/ST की अपमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यदि कोई व्यक्ति करता है तो यह इस अधिकार के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है SC/ST निवारण अधिनियम 1989, SC/ST के साथ बेगार कराना, दबाव डालकर मतदान कराना, यौन शोषण करना, ये सभी उन्नीस के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 18 है। इसमें कहा गया है कि राज्य की उपाधियां नहीं दे सकता है। आर्टिकल नंबर 18(1) में कहा गया है कि राज्य उपाधियां नहीं दे सकता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि शिक्षा के साथ सेना, शिक्षा और सेना, ये दो ऐसे कंडीशन हैं जिसमें राज्य उपाधियां दे सकता है। इसके अलावा राज्य कोई भी उपाधियां नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 18(2) में कहा गया है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं ले सकता है। हमारे इंडिया के कोई व्यक्ति यदि विदेश में जाकर कोई उपाधियां लेना चाहता है तो वो उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि 18(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे इंडिया का है और वह भारत से बाहर जाकर अमेरिका का उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। यदि हमारे देश के राष्ट्रपति अपना अनुमति प्रदान करते हैं तो वह वहाँ की उपाधियाँ प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18(4) में कहा गया है कि कोई भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमति के बिना भेंट नहीं ले सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये 3 में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के बिना कोई भेंट नहीं ले जा सकता है। अगला है वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रारंभ में 7 अधिकार थी, लेकिन वर्तमान की चर्चा करें तो मात्र केवल 6 अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता की। पहला है 19(1) में कहा गया है कि विचार करने, भाषण देने, प्रचार की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। विचार करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की और अपने भाषण या अपने विचारों को प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है और बोलने की स्वतंत्रता है। 19(2) में कहा गया है कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। पहला कंडीशन 19(1) में विचार, भाषण, प्रचार और बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19(2) में कहा गया है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करना स्वतंत्रता है। और आर्टिकल नंबर 19(3) में कहा गया है कि समुदाय संघ का निर्माण भी कर सकता है, इसका भी उन्हें स्वतंत्रता है। 19(4) में कहा गया है कि बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी जगह भारत के किसी भी कोने पर जाकर घूम सकता है। 19(4) में घूमने की
बिल्कुल आज़ादी है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं है। हाँ, एक अपवाद भी है कि जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति घूम रहा है वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ की वातावरण को बिना प्रभावित किए वह घूम सकता है, क्योंकि जहाँ आज़ादी होता है वहीं भी प्रतिबंध भी होता है। अगला नंबर है 19(5) में दिया गया है कि नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। आर्टिकल 4 में 19(4) में पढ़ा कि आप किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं, लेकिन अगला ही आर्टिकल है 19(5) में कि नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी जगह पर स्थायी या अस्थायी किसी भी स्थान पर वह बस सकता है, अपना घर भी बना सकता है। 19(6) में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है 19(7) में कि सभी नागरिक वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल नंबर 19वां कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको विचार करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की, प्रचार करने की, बोलने की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार, समुदाय या संघ का निर्माण करने बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्ण भारत क्षेत्र में वह घूम सकता है। नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी अस्थायी रूप से अपना घर भी बना सकता है और उसे वृत्ति, उपजीविका या व्यापार व्यवसाय, उसे अपना व्यापार करने का भी व्यवसाय प्राप्त है। उसे पूरी आज़ादी है, वह किसी भी जगह पर रुककर अपना व्यवसाय, अपना आर्थिक रोजगार चला सकता है, अपने भरण पोषण कर सकता है, यह पूरी आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 20 की चर्चा करें कि अपराध के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त है। अपराध आर्टिकल नंबर 20(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता हो। ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति को अपराधी माने जाएगा। अपराध किया है और यदि अपराध करने में वह साबित हो जाता है तभी उसे अपराधी माना जाएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल 20(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न आता हो। आर्टिकल नंबर 20(2) में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को केवल एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को एक अपराध के जाल में उसे कईयों अपराधों की श्रेणी में दंडित किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20(3) में कहा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये पूरी आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है 20(3) में कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी है तो उसे पुलिस वाले सीधे डंडे मारकर या फिर उसे किसी भी बहाने से अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकते हैं। उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपने गवाही स्वयं और निष्पक्ष बिना डरे गवाही दे सकता है। आर्टिकल नंबर 20(3) में कहा गया है। फिर समझिए आर्टिकल नंबर 20 की 20(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब वह अपराधी के दोष में सिद्ध हो जाता है। दूसरा है कि एक अपराधी के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसे बार दंडित नहीं किया जाएगा। और एक तीसरा है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा था कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 चाहे आपकी राष्ट्रीय आपात हो या वित्तीय आपात हो, ये कभी भी निलंबित नहीं होंगी, हमेशा जीवित रहेंगी। लेकिन और सारे आर्टिकल जो हैं वे सभी निलंबित कर देंगे।
राष्ट्रीय आपातकाल में। चलिए हम अगला आर्टिकल लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता है। आप जीवन कैसे जी रहे हैं, इसका इस आर्टिकल में वर्णन किया गया है कि आपको एक अच्छा और स्वच्छ गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप जी कर घुट घुट कर जीवन जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जीवन जीने के लिए अपनी गरिमापूर्ण अपने मनमानी के तरीके से ही जी सकते हैं, ये पूर्ण अधिकार है। इसमें कहा गया है कि A.K. गोपालन 1950 में इस केस में कहा गया है कि जीवित रहने से बताया गया है। मेनका गांधी केस 1978 में इसमें कहा गया है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार प्राप्त है। पासपोर्ट रखने का अधिकार है, विदेशी यात्रा का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न न करने का अधिकार है। मरने का अधिकार नहीं, ये अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब अधिकार प्राप्त है लेकिन ये अधिकार प्राप्त नहीं है, मरने का अधिकार नहीं दिए गए हैं। निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आर्टिकल आपके माता पिता के समक्ष लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ आपके माता पिता की ही सहमत से होता है, क्योंकि आप संविधान की चर्चा करने लगेंगे तो आप यह आर्टिकल वहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ आपके समाज की अलग ही नियम और कानून होते हैं। इसलिए ये देश के नियम हैं। लेकिन हाँ, इस व्यक्ति का जो भी हनन करता है तो इस आर्टिकल के तहत उससे दंडित किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक यानी जीवन जीने की कला भी बताई गई है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की कला है। इसमें हर तरह से पासपोर्ट रखने का अधिकार है, विदेशी यात्रा का है, स्वच्छ पर्यावरण, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न में सुरक्षा दिया गया है और अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। यदि इस आर्टिकल में किसी भी नंबर का दुरुपयोग करता है तो वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे या अपने माध्यम से किसी व्यक्तियों के समक्ष अपना समस्या वहाँ पर रख सकता है और न्यायालय से कार्यवाही करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कार्य करेगी और वहीं हाई कोर्ट जो कि 226 के तहत रिट जारी करेगी। तो आर्टिकल आप लोग 21 समझे होंगे। चलिए आर्टिकल 21 का में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 21 का में कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार होगा। ये राज्य को सौंपा गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 22 की चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कहा गया है कि अपवाद एक है शत्रु या अन्य देशी निवर्ण नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। इसमें केवल यह अपवाद है कि भारत के बाहर जो विदेशी व्यक्ति आता है ये सुरक्षा उसे नहीं दिया जाएगा, ये भारतीयों को प्राप्त है। 22(1) में कहा गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। 22(2) में कहा गया कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन का समय शामिल नहीं रहेगा इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि 22(3) में कहा कि अपनी मर्जी की वकील करने का अधिकार प्राप्त है। ये आर्टिकल समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया कि मानव दुर्व्यवहार
बेगार बालक श्रम नहीं करेगा। नोट क्या है अधिनियम में कि अनैतिक विद्रोह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत उसे दंडित की जगह बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत की जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कारखाने या फैक्ट्री पर काम नहीं लगाए जा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खतरनाक फैक्ट्री पर काम नहीं लगाए जा सकते हैं। राज्य सार्वजनिक कार्य में लगा सकती हैं अधिनियम 1948 के तहत। बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986 है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 25 है 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार दिया गया है। धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक आचरण करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। बौद्ध या जैन सभी संगठनों का आयोजन करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26 है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। नोट क्या है 25 से 26 के तहत जो भी धार्मिक स्वतंत्रता जो भी प्राप्त हुए हैं वह सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून व्यवस्था नैतिक के अधीन रहते हुए कार्य किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि धर्म का प्रचार आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी धर्म के प्रचार करने से दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार हनन न होने पाए। ये इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून व्यवस्था और नैतिकता के अधीन रहकर ही वह व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और प्रबंध कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 27 नंबर में है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने को बाध्य नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने से है। सरकार ने ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं किया है कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कि वह कर देगा ही देगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं प्रतिबंध लगाया है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने से है। आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया कि किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगी। राज्य को कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देगी। अगला पॉइंट है किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य नहीं करेगी। पहला पॉइंट यह है कि राज्य किसी भी धर्म को धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं देगी। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 29 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 29 में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अपनी लिपि को बनाए रख सकता है, संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार है पूरा। 29(2) में कहा गया है कि राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह शिक्षण संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, वह कहीं पर भी धर्म या जाति के नाम पर प्रवेश करने पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 30 है 30 नंबर के आर्टिकल है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपने मनोनुकूलन शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि यदि आप जो किसी भी भाषा से हो, वे अपनी भाषा के अनुरूप ही शिक्षण संस्थान ले सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शब्द के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक उस पर प्रशासन करने का अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 निर्देशित किया गया है। ये आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को आर्टिकल को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा क्यों कहा है, इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि इस आर्टिकल की महत्व क्या है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसमें कहा गया है कि 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 32 के तहत, और वहीं हाई कोर्ट 226, इन दोनों आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना आदेश जारी करते हैं। इसी को हम रिट कहते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षी यानी होबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षी, बंदी प्रत्यक्षी का अर्थ यह होता है, चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह है कि शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्राप्त करना। ऐसा अपराधी जो अपराध की श्रेणी में तो आ गया है लेकिन न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है, तब आर्टिकल 226 या 32 के माध्यम से न्यायालय अपने समक्ष बुलाएगी, उस व्यक्ति को सशरीर प्राप्त उसके समक्ष रखा जाएगा। इसमें कहा गया कि निजी व लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी करता है। यह आर्टिकल चाहे निजी व्यक्ति करता हो इस आर्टिकल का हनन, या फिर कोई सरकारी संस्था, इन दोनों को जवाब देने का अधिकार दिया गया है। वह अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला है परमादेश, जिसे हम मैंडेमस। इसका अर्थ यह है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, परमादेश का यही अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, इन्हीं के माध्यम से वह अपना आदेश प्रदान करते हैं। निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी करते हैं। केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध अपवाद है। अपवाद क्या है, इसमें कहा गया है कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होगी और लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होगी, लेकिन इन 2 कंडीशन पर अपवाद यह है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन दोनों के व्यक्ति कोई भी न्यायालय अपना आदेश जारी नहीं कर सकती है। कारण यह है कि ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्र का सम्मानित और गौरवान्वित होती है और इस प्रधान की सर्वोपरि प्रथम व्यक्ति माना जाता है। इस कारण देश में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राष्ट्रपति के माध्यम से चुना गया राज्य में राज्यपाल होता है। इसीलिए राज्य का दूसरा व्यक्ति राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वहीं राज्य में प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। इसी कारण न्यायालय इन्हें दंडित नहीं कर सकते हैं। अगला है अधिकार प्रेक्षा, जिसमें कोवारंटो। शाब्दिक अर्थ है आपका किया प्राधिकार। प्रतिषेध क्या है, ये प्रारंभ में जारी किए जा सकते हैं, न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। उत्प्रेक्षण क्या है, इसे ये कार्यवाही के अंत में जारी किए जाते हैं, न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। आर्टिकल नंबर 33 है, इस आर्टिकल को जूम कर देता हूँ कि कुछ सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं, कुछ खुफिया सदस्य होते हैं या सूफिया होते हैं, कुछ संचार के अधिकारियों के मूल अधिकारों के संसद का कम कर सकते हैं, ये सभी होते हैं। आर्टिकल नंबर 34 में है कि जब संपूर्ण देश में या देश के किसी हिस्से में सैन्य कानून लागू,
सैन्य कानून लागू है तब उस समय संसद किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कम कर सकती है। देश में, अपने राष्ट्र यानी देश में, संपूर्ण देश में या देश के किसी भी हिस्से या कोने में सैन्य कानून लागू हों, उस समय संसद किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कम कर सकती है। उस समय मूल अधिकार काम नहीं करेगी। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आपका मूल अधिकार से कि संसद मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि कानून किन किन आधारों पर बनती हैं। देशी और विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है 14 हो गया, 20 है, 21 और 21 का है, 22, 23, 24 और 25 से लेकर के 28। इस आर्टिकल के माध्यम से देश का व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, इन दोनों को भी अधिकार प्राप्त है। इस आर्टिकल के माध्यम से इसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और केवल भारतीयों की चर्चा करें तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं।